हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है गुणनखंड। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुणनखंड को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वैसे तो ये बहुत बेसिक है, पर इसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सब कुछ हम लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। हम यहाँ देखने वाले हैं संख्याओं के, किसी संख्या के गुणनखंड। संख्या के गुणनखंड जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी दिए गए संख्या के गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं हैं, वह संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जिससे वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है, हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, हम जब कोई चीज़ एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। जैसे मान लीजिए हम ले लें 12 एक संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या है। इसके गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 1 इसका गुणनखंड हो गया, क्योंकि 1 से 12 पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से 12 कैंसिल नहीं होगा। 4 के बाद 6 हो गया और 6 के बाद 12 हो गया। तो ये हम 12 के गुणनखंड हो गए। तो यहाँ देखा जाए तो ये सब 12 के गुणनखंड हैं, क्योंकि इनमें से जो भी संख्या है, आप जो भी संख्याएं देख रहे हैं, इनमें से प्रत्येक संख्या से, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या से 12 कैंसिल हो जाएगा, प्रत्येक संख्या। अब सवाल उठता है कि इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे बात किया जाए कि 5 इसका गुणनखंड नहीं है, 7 इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगी, इन सबसे कैंसिल नहीं होगी, इसलिए इनके गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, इन सबसे पूरा कैंसिल हो जाती है। अब हम किसी संख्या के गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अलग विषय है। अगर ये हम एक छोटी संख्या दी हुई है तब तो आप उसके गुणनखंड आसानी से लिख सकते हैं सोच करके। अब सबसे पहले ये देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे 12 है, ऐसे हम अगर 5 के गुणनखंड की बात करें तो 5 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 5 होगा। अगर 1 के फैक्टर की बात करें
फैक्टर मीन्स गुणनखंड होता है। तो अगर 1 के फैक्टर की बात करें तो 1 का गुणनखंड 1 ही होता है। एक एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको काटने वाला कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं है। यानी 1 का गुणनखंड वह स्वयं होती है। 1 का गुणनखंड वह स्वयं है। एकमात्र एक ही ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड वह स्वयं है, और एक ही एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। एक मीन्स 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक ही गुणनखंड होता है। बाकी एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। एक को छोड़ दिया जाए तो हर एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं। इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं कि एक को छोड़कर हर संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होंगे। एक ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हैं। अब इसी में आप ये भी पढ़े होंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं मित्रों? भाज्य और अभाज्य संख्याएं, 2 संख्याओं का कॉन्सेप्ट आता है। भाज्य संख्याएं और एक जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसमें बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड कम से कम का क्या मतलब है कि इससे कम नहीं। कम से कम का मतलब होता है कि इससे कम नहीं होने चाहिए, इस ज़्यादा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे कम से कम का मतलब होता है कि ज़्यादा पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब कि कम से कम अगर 3 गुणनखंड उसके पास हैं तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, ज़्यादा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे अब हम देखते हैं अगला जो संख्या हो, जैसे हम बात करें 4 की। 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 गुणनखंड हो गए इसके पास। अगर बात करें 6 की, 6 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 हो गया, इसका 2 भी 1 गुणनखंड होगा, 3 हो गया, और उसके बाद 6 हो गया। तो देखिए इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? इसमें कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3। मतलब यह भी एक भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। कहने का मतलब किसी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड अगर पूरा हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं हिंदी में, या रूढ़ संख्याएं।
तो अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं किसे कहते हैं? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखिए मित्रों, अब प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो। केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे हम बात करें टू के कितने गुणनखंड होंगे? एक हो गया, दो हो गया, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद अगली संख्या है थ्री की बात करें तो कितने गुणनखंड होंगे? एक और तीन, दो ही गुणनखंड होगा। अगर हम बात करें ऐसे फाइव के कितने गुणनखंड होंगे? ये वन होगा, फाइव होगा। सेवन की बात करें, सेवन के कितने गुणनखंड होंगे? वन और सेवन, दो ही गुणनखंड होंगे। ऐसे ही बात करें 11 की, तो 11 के 1 और 11 दो ही गुणनखंड होंगे। 13 के 1 और 13 दो ही गुणनखंड होंगे। ऐसे ही 17 की बात करें तो 17 के 1 और 17 दो ही गुणनखंड होंगे। ऐसे 19 की बात करें तो 1 और 19 ये दो ही गुणनखंड होंगे। तो यहाँ जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं मित्रों, वो हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं नहीं लेने वाले हैं। इसमें हम गुणनखंड के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि एक कैसी संख्या है मित्रों? क्योंकि हमने भाज्य और अभाज्य की परिभाषा आपको बता ही दी है, तो अब सवाल उठता है कि एक कैसी संख्या है? भाज्य है या अभाज्य? एक भाज्य है या अभाज्य? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो देखिए भैया, भाज्य की कोई संख्या भाज्य कब कहलाती है? जब उसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। अभाज्य कब कहलाती है? जब उसके केवल और केवल दो गुणनखंड है, अर्थात ना तो दो से कम होने चाहिए और ना ही दो से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक की बात करें तो एक के कितने गुणनखंड होते हैं? एक का तो एक ही गुणनखंड होता है। एक का गुणनखंड वह स्वयं होता है, मीन्स इसके गुणनखंडों की संख्या अगर बात करें तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अगर गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है? एक में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गया। तो भैया देखो, एक भाज्य तब होता जब उसके कम से कम तीन गुणनखंड होते। अभाज्य तब होता जब दो गुणनखंड होते कम से कम, मीन्स दो और दो ही गुणनखंड होने चाहिए। तो इसके पास ना तो तीन गुणनखंड है और ना ही दो है। इसीलिए मित्रों, एक हमारा ना तो भाज्य है ना ही भाज्य। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। मीन्स वन जो होता है वो न तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि किसी भी संख्या का, आपने अभी देखा, ध्यान से अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा, उस संख्या से छोटा अथवा अधिकतम उसके बराबर हो सकता है, अथवा अधिकतम
उस संख्या के बराबर हो सकता है, उस संख्या के बराबर होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता, बड़ा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, बड़ा कभी नहीं हो सकता। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या फिर उससे छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक जानकारी ये पता चल चुकी है कि फिर किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, ये हम पढ़ने वाले हैं कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या। अब हम अगर बात करें कि 360 एक संख्या है, इसके गुणनखंडों की संख्या, तो 360 के गुणनखंडों की संख्या जब ये किसी एग्ज़ाम में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ऐसे निकालना हमारे लिए कठिन काम हो जाएगा कि हम 1 से चालू करें और देखें कि 360 तक कितनी संख्याएं 360 को काट पाती हैं, पूरा पूरा विभाजित कर पाती हैं। ये देखना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है उसको हम अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे 360 की बात करें तो इसका गुणनखंड, आप जो लोग गुणनखंड करना चाहें वो ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 180, 18 दूना 36, फिर 2 9 18, फिर 2 से 45 बार, फिर 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 360 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 की घात कितना आ गया, 3। 2 कितना बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5। ऐसे हम इस तरह से किसी भी संख्या के गुणनखंड को घातांक के रूप में सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हम इन्हें घातांक के रूप में लिख लेंगे, घातांक के रूप में। पर ध्यान दीजिए कि हमारे आधार की संख्या क्या होनी चाहिए, आधार की संख्या ऐसा ना हो कि आप आधार की संख्या जो होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। इनसे हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में उस संख्या का गुणनखंड लिख लेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या तरीका है। तो गुणनखंडों की संख्या, 360 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, जो भी अभाज्य संख्याओं की घात लिखी हुई है उनका सक्सेसर मीन्स अनुवर्ती संख्या लेकर के और सबको गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3 का अगली संख्या क्या होती है, 4। यहाँ पे पावर कितना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर है 3, तो 3 का अनुवर्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं वो संख्या ले लेंगे। घात की जो भी अभाज्य संख्या की घात है, जो घात में संख्या है, घात की अनुवर्ती का गुणा कर लेंगे। घात की अनुवर्ती कैसे किसी संख्या का निकलता है, उस संख्या में 1 जोड़ करके, मीन्स इसमें 1 प्लस करके और सबका मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की अनुवर्ती हो जाएगी 3। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पावर कितना है तो 1 है, 1 का अनुवर्ती कितना होगा, 2 हो जाएगा।
तो 4 3 12, 12 दूना 24। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 24 होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल लिया था जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था, तो उसमें हमने देखा था 12 के गुणनखंड। ये देखिए 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 12 के गुणनखंड यहाँ हम हाईलाइट कर देते हैं, ये लिखा हुआ है 12 के गुणनखंड, और यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है ध्यान से आप देखेंगे तो गुणनखंडों की संख्या 3 और 3 6। तो अब हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में हमारा फार्मूला भी यही आंसर दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 को अगर अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में गुणनखंड करें तो 4 3 12 होता है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। अब 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 की घात तो 2 है, और उसको एक ज़्यादा कर लीजिए 3 हो गया। यहाँ पे पावर कितना है 1, 1 की अगली संख्या 2 हो जाएगी, तो 3 दूनी कितना आ गया 6। इस तरह से हम किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से हम किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और हो सकता है, एक ये तो हो गया। अगर हमें मान लीजिए कि 100 के गुणनखंड निकालने हैं, 100 के गुणनखंडों की संख्या, तो मित्रों आपको पता है कि 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, 25 इंटू 4। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखें तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, और 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ अभाज्य नहीं, अभाज्य पूछेगा तब उसमें से भाज्य को माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तब फिर उसका कोई फार्मूला नहीं है उसके लिए। ये हमें जो देता है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मतलब 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या देता है ये फार्मूला। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ घात कितना है 2, तो 2 का अगला संख्या हो जाएगा 3, यहाँ पे घात 2 है, उसका भी अगला संख्या हो गया 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। तो इसके 100 के गुणनखंड 9 होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला गुणनखंड 1 होगा, उसके बाद 2 होगा क्योंकि 2 से 100 कैंसिल हो जाता है, उसके बाद 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 7 8 ये नहीं होगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद 50 हो गया, 50 के बाद 100 हो गया। तो यहाँ देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 24 के गुणनखंडों की संख्या, तो 24 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3, और 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ घात 3 है तो 3 को हम 4 समझ लेंगे और इसको 2 समझ लेंगे, 4 दूनी 8, 8 गुणनखंड होंगे इसके टोटल गुणनखंड अगर पूछा जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। अब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 24 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 से भी 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 8 24, फिर 4 छक 24, फिर 6 चौके 24, फिर 8 तिरिक 24, फिर उसके बाद 12 दूना 24, 24 एक कम 24, तो 3 3 6 और 2 8। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे।
एक कॉन्सेप्ट होता है कि गुणनखंडों का योग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, योग कैसे निकालें, अर्थात ये जो गुणनखंड आए हैं, ये जो गुणनखंड आए हैं इनको जोड़ने पर कितना आएगा। अगर ये निकालना हो तो ये अपने आप में एक छोटी संख्याएं हैं, तब तो आप आराम से उनके गुणनखंड निकाल करके और जोड़ सकते हैं। अगर बड़ी संख्या हो गई तो कहीं कोई गुणनखंड छूट गया तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। पर हम आज जो आपको तरीका बताने वाले हैं उससे ना तो आपको गुणनखंड निकालने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट यही बस केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ गुणनखंडों की संख्या निकालते थे वैसे ही सारा प्रोसीजर करना है। उसके बाद थोड़ा सा काम उसमें एक्स्ट्रा करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था, जो पावर होगी उसमें एक ज़्यादा कर लेंगे, मतलब 2 की घात 3 है तो उसे 4 कर लीजिए, फिर -1 कर देंगे अपान नीचे आधार की जो संख्या है, आधार में ध्यान दीजिए आधार में जो संख्या है, जो हमारा आधार वाली संख्या है उसमें एक माइनस कर लेंगे, यानी 2 - 1, फिर इनटू का साइन, फिर अगली संख्या देखेंगे उसकी भी एक पावर ज़्यादा कर लेंगे, 3 की पावर 2 हो गया, फिर -1 कर लेंगे अपान नीचे कितना आ जाएगा, आधार में जो संख्या है उसमें एक माइनस कर देंगे। और ऐसा ही आप हमेशा करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 -1 करेंगे तो कितना आ गया 15 अपान 2 में से 1 गया 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1 8 बटा 2 मतलब 4, 15 चौका 60, आंसर आ गया। ये गुणनखंडों का योग हो गया, गुणनखंडों का योग, 24 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। अब ध्यान से देखिए क्या ये जोड़ने पे 60 आ रहा है, तो 24 और 12 36, इसको आप प्लस करके देखिए, 24 12 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 4 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60। देखिए इसको आप जोड़ोगे तो 60 आएगा पूरा। आप ऐसे आप और भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 100 का किया था, जैसे मैंने 100 के गुणनखंड लिखे थे और 100 का भी आप देख लीजिए, इसको आप ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ 5 की पावर कितना है, ध्यान से देखिए, 5 की पावर 2 है, तो इसको आपको 5 की पावर क्या लिखना है, 5 की पावर 3 -1 अपान आधार में से 1 कम कर दीजिए, 5 में 4 1 निकल गया 4, इंटू 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 -1 अपान 2 में से 1 निकाल देंगे 1 बचेगा। अब इसको करेंगे तो 5 की घात 3 का मान 125 -1 124 हो गया अपान 4 इंटू 8 -1 7 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, तो 7 एकम 7 और 7 तरीके 21। तो आप अगर 100 के गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो 217 आएगा, जोड़ के आप देख सकते हैं। तो जो भी गुणनखंडों से किसी संख्या के गुणनखंड के आधार पर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।